25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन था। जिन जिन लोगों ने मनुस्मृति को जलाकर सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का प्रयास किया, उन तमाम लोगों को पुलिस का डर बिठाकर उनको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचिए, अगर जातीय भेदभाव, किसी भी प्रकार के कर्मकांड के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करने की भी आज़ादी नहीं होगी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जातिवाद, सामंतवाद, मनुवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं। सोचिए, जाति भेदभाव पर कोई बात बहस नहीं करता, लेकिन जातिवाद पर बात करने वालों को, उसका प्रतिरोध करने वालों को हमेशा रोका जाता है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पर आज भी जातिवाद जो है वो पनप रहा है। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम अभी भी इंसान को मुख्य धाराओं से वंचित रखते हैं। किसी को पानी नहीं पीने दिया जाता, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता। और सोचिए, ऐसी ही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सेमरा डॉन गांव में दलित समाज की महिलाओं को स्वर्ण जाति के घरों के सामने से गुजरने के समय अपने चप्पलों को और जूतों को हाथ में लेकर चलने पर मजबूर किया जाता है। यह न केवल उनके मानवीय अधिकार का हनन है, बल्कि हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर की ये घटना है कि आप एक विशेष समुदाय के लोगों के घर के आगे से एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाएं हाथ में जूते चप्पल लेकर जाने के लिए मजबूर हो गई हैं। इसका अगर विरोध किया जाएगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, तो जातिवादी, मनुवादी लोगों को लगता है कि हम उनकी भावना आहत कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसे ग्रंथ में जिसमें जातीय हिंसा को, जातीय भेदभाव को बढ़ावा दिया, जिसने वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया, ऐसे ग्रंथ को कहते हैं कि वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और उसी के आधार पर इस देश में सामाजिक कुरीतियां जो हैं वो अभी भी जीवित हैं। अयोध्या में रमेश गुप्ता के मकान पर बिना नोटिस के योगी का बुलडोजर चल गया। संतोष की पत्नी मनीषा गुप्ता का कहना है कि हमारा मकान 3 महीने से बन रहा था, लेकिन किसी भी विभाग से कोई जानकारी नहीं लेने आया। रविवार को अचानक प्रशासनिक अधिकारी आए और मकान को गिरा कर चले गए। ये ज़मीन 2018 में खरीदी गई थी। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी कराया गया। सभी विभागों के एनओसी प्राप्त होने के बाद भी भवन निर्माण के लिए नक्शा पास हुआ था। लेकिन सोचिए, सरकार बुलडोजर कहीं भी चला सकती है। किस तरीके से गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, वहां पर विकास का नाम ही बुलडोजर है। झांसी नगर निगम का ये कदम बेहद क्रूर और इंसानियत के खिलाफ है। रेहड़ी पटरी वालों को मेहनत को बुलडोजर से कुचल देना ये दर्शाता है कि जीवन यापन की अधिकारियों को कोई कदर नहीं। बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग से चुनाव के समय वोट लेती है, जीतने के बाद उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। और आज पूरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के समाचार के बाद दुखद प्रकट कर रहा है। हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया, देश में अपना एक महान लाल खो दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री आदरणीय मनमोहन सिंह के निधन पर समाचार अत्यंत दुखदायी है। विकासशील राजनीतिक गवर्नेंस के पुरोधा आदरणीय मनमोहन सिंह के निस्वार्थ भाव से साथ देशवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो सोचिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी दुखद प्रकट किया। उन्होंने कहा, अलविदा डॉक्टर साहब, मैं आने वाली पीढ़ियों से गर्व से बताऊंगा कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठकर संसद में कार्यवाही का हिस्सा लिया था। मैं मानता हूं कि अभी भी मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति उदार रहेगा। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं मानता हूं कि अभी भी मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति उदार रहेगा। सोचिए, जनता तो ये तक कह रही है कि देश के वो आखिरी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जनता के सवालों को रूबरू होने का, उनका जवाब देने का भी साहस अगर किसी में था तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह में था। और अमित शाह के पोस्टर से गायब हो गया है फोटो। बहन जी का दबदबा है, दबदबा और दबदबा ही बना रहेगा। संसद के अंदर का अम्बेडकर करने को लेकर अपमानित करने वाले अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल बीजेपी की तमाम रैलियों में उनके पोस्टर पर अमित शाह का फोटो नजर नहीं आ रहा है। मनमोहन सिंह ने ज़्यादा ईमानदार नेता कोई नहीं हो सकता है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई ईमानदार नेता है तो वो मनमोहन सिंह थे। और इंदौर मध्य प्रदेश में एक रैली में बजरंग दल के जिला संयोजक
तन्नू शर्मा ने मुसलमानों के घरों से निकालकर मारने का आह्वान किया और डाबर का तेल लगाओ और बाबर का नाम मिटा दो, इस नारे के साथ नारे से बदल दिया सरसों का तेल लगाओ और सदियों का हिसाब चुका। तो सोचिए, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा जो है वो कैसे नफरत को बढ़ावा देती है। नफरती चिंटू देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और एक विशेष जाति के लोगों को, विशेष कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं और खुद को पीड़ा देना, चोट करना अमानवीय व्यवहार है। इस पुरानी प्रथा के वाहक ST SC OBC ही क्यों? अन्नामलाई को CM बनना है, ये निजी महत्वाकांक्षा है। अन्नामलाई पेरियार की भूमि पर भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हैं। भाजपा का मूल चरित्र ब्राह्मणवादी है। भाजपा की विचारधारा पेरियार की भूमि तमिलनाडु के लिए खतरा है। अन्नामलाई अच्छे आदमी हैं, भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है। उसी तरह से उत्तर भारत की राजनीति में कभी कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से और केशव प्रसाद मौर्य का भी किया गया। काम निकलते ही सत्ता ठाकुर साहब और पेशवा फडणवीस को सौंप दी गई। अन्नामलाई को इस्तेमाल करके भाजपा तमिलनाडु में ब्राह्मण CM बनाने की कोशिश कर रही है। तो सोचिए, ST SC OBC का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। जब सत्ता की मलाई खाने की बारी आती है तो सबसे पहले उन्हीं को उखाड़कर बाहर कर दिया जाता है। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कब तक जातिवाद को बढ़ावा मिलता रहेगा? जातिवाद पर बात बहस दोनों होनी चाहिए। आखिर प्रशासन और तमाम सत्ता में बैठे लोग एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।